हेलो फ्रेंड्स। तो हम डीटी का नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम कर रहे थे सर्च एंड सीजर एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जो सेक्शन रीड करने वाले हैं वो है प्रिजम्पशन अंडर सर्च। प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है कि सर्च के अंदर कुछ अजम्पशंस पहले से रहती है, वो लेके ही जो सर्च करने की जो अथॉरिटी होती है, ऑथराइज्ड ऑफिसर होते हैं, वो सर्च करते हैं। मतलब पहले से वो प्रिज्यूम करके चलते हैं कुछ चीज़ों को। हम एकदम ढंग से रीड करेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम में कि प्रिजम्पशन क्या होती है सर्च की। तो फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि कोई भी मनी, बुलियन, ज्वेलरी या फिर डॉक्यूमेंट्स या कोई वैल्यूएबल आर्टिकल है, वो किसी पर्सन के पोजीशन में अगर पाया गया है तो ये माना जाएगा कि वो जो भी मनी, बुलियन, डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई भी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल है वो उस पर्सन से ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो फर्स्ट अजम्पशन यही होती है। सेकेंड होती है कि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स है, उसका जो कंटेंट है उसको ट्रू माना जाएगा। मतलब हो सकता है कि हमारे फेक बिल्स भी हो, लेकिन यहाँ पर प्रिजम्पशन ये मानी जाएगी कि उसका जो कंटेंट है वो एकदम ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर बिलोंग टू पर्सन के अंदर जैसे अगर कोई और, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जो प्रॉपर्टी हमारी पोजीशन में है वो कोई और रख के गया है, तो बिलोंग टू सच पर्सन मानी जाएगी। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि कोई भी डॉक्यूमेंट और या फिर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसका जो कंटेंट है उसको ट्रू माना जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई भी सिग्नेचर है या फिर कोई भी हैंड राइटिंग है या किसी भी पर्सन ने अटेस्ट किया या स्टैम्प किया है किसी भी डॉक्यूमेंट या पेपर को, तो ये माना जाएगा कि वो उसी पर्सन के साइन है या उसी पर्सन की हैंड राइटिंग है, या जो भी लगता है कि किसी पर्सन ने किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड किया है या फिर स्टैम्प किया है, तो वो उसी पर्सन के द्वारा स्टैम्प्ड और अटेस्टेड माना जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये पॉइंट कवर होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है वेयर द ऑथराइज्ड ऑफिसर हैज़ नो जुरिडिक्शन ओवर द पर्सन सर्च बाय हिम। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑथराइज्ड ऑफिसर सर्च कंडक्ट कर रहा है, तो मान लो जिस भी असेसी क्या वो सर्च कंडक्ट कर रहा है, उसके जुरिडिक्शन का एओ अगर अलग है तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये पॉइंट बोलता है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसको हैंडओवर करनी पड़ेगी मनी, बुलियन, ज्वेलरी एक्सेट्रा, किसको, एओ हैविंग जुरिडिक्शन ओवर दैट पर्सन, उसको। और कितने डेज में, तो ये बोलता है विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच सर्च वॉज कंप्लीटेड। तो जब भी सर्च कंप्लीट होती है उसके विद इन 60 डेज जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा उसको, एओ को, वो जो बुक्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी असेट है वो हैंड ओवर करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोविजनल अटैचमेंट। तो ये क्या बोलता है कि जो भी सर्च की पार्टी होती है वो प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकती है असेट का, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। तो ये कंडीशन कौन कौन सी है, पहले ये बोलता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च वो कर सकती है अटैच, या फिर विद इन 60 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ सर्च। ठीक है, या तो क्या कर सकती है, जो भी सर्च अथॉरिटी या सर्च पार्टी है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च उसको कर सकती है अटैच, या फिर जो सर्च कंक्लूड हुआ है उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर वो कर सकती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले उनको जो रीज़न्स है, मतलब अटैचमेंट करने के जो रीज़न्स हैं, तो ये वो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इन राइटिंग। तो ये क्या बोलता है, रीज़न शुड बी रिकॉर्ड इन राइटिंग। और दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू वहाँ पर होना चाहिए इन्वॉल्व उस अटैचमेंट के अंदर। तो इन दो कंडीशन में ही जो सर्च पार्टी है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च या फिर जब सर्च कंक्लूड हो गई उसके विद इन 60 डेज़ यहाँ पर जो अटैचमेंट है वो कर सकती है प्रॉपर्टी का प्रोविजनली। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो भी प्रोविजनल अटैचमेंट होगा वो 6 मंथ के लिए होगा। 6 मंथ में अगर उसको वैकेट नहीं किया तो वो 6 मंथ के बाद अपने आप से ही वैकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही बोलता है प्रोविजनल अटैचमेंट सो मेड शैल बी ऑपरेशनल फॉर 6 मंथ आफ्टर विच इट शैल बी ऑटोमेटिकली वैकेटेड। ठीक है, अब बात आती है रेक्विजिशन की। रेक्विजिशन वाला पॉइंट बेसिकली क्या बोलता है कि मान लो आईटी अथॉरिटी से पहले किसी और अथॉरिटी ने यहाँ पर सर्च कंडक्ट की थी किसी और एक्ट या लॉ के अंदर, हो सकता है फेमा के अंदर की हो या फिर कोई जीएसटी लॉ में की हो, या फिर सर्च नहीं भी की थी मान लो, लेकिन उस अथॉरिटी के पास में किसी असेसी की जिसकी सर्च कंडक्ट हो रही है उसके डॉक्यूमेंट और असेट है, तो आईटी अथॉरिटी उससे रेक्विजिशन उनका ले सकती है, उनसे वो जो भी असेट या डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर कर सकती है। ठीक है, तो आईटी अथॉरिटी क्या बोलेगी उसको, जो भी अथॉरिटी जिसके पास असेट है, कि हमें एज सुन एज पॉसिबल उस असेसी के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो भी असेट है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आज के लेक्चर का,
एप्लीकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड असेट सीज, मतलब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट सीज्ड की गई है या फिर जो भी असेट सीज्ड की गई है, मैंने आपको बताया था कि सर्च में स्टॉक के अलावा सब कुछ सीज हो सकता है, तो उनका क्या होगा। तो यहाँ पर 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। तो ये क्या बोलता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट इट शैल बी रिलीज विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 153A। मैंने आपको बताया था कि सर्च के अंदर है, उसके सर्च करने के सीधा बाद में यहाँ पर डिमांड ऑर्डर नहीं निकल सकता है, उस असेसी का असेसमेंट होता है सेक्शन 153A के अंदर। तो ये क्या बोलता है कि जब 153A के अंदर यहाँ पर असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, उसके विद इन 30 days वो जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट सीज किए गए हैं वो 30 days में वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। लेकिन अगर उस टाइम पीरियड के बियॉन्ड उसको रखना है, मतलब मान लो 30 days कंप्लीट हो गए फिर भी वो रखना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर यहाँ पर CCIT एंड CIT की या फिर CIT की प्रायर परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स की। अब असेट का क्या होगा, तो असेट के रिगार्डिंग 2 टाइप के प्रोविजंस है। पहला है एक्सप्लेन्ड असेट के रिगार्डिंग, दूसरा है अनएक्सप्लेन्ड असेट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहले हम रीड करेंगे एक्सप्लेन्ड असेट। ठीक है, ये क्या बोलता है, एप्लीकेशन मेड बाय असेसी विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच असेट वॉज सीज्ड एक्सप्लेनिंग द नेचर एंड सोर्स टू सेटिस्फाइंग द AO। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जब भी असेट सीज की गई थी एंड अगर वो एक्सप्लेन्ड असेट है, मतलब उसका नेचर एंड सोर्स है, वो जो असेसी है एक्सप्लेन कर सकता है, तो वो क्या करेगा, असेट जब भी सीज्ड हुई उसके विद इन 30 days वो उसके नेचर और सोर्स को एक्सप्लेन करेगा, ताकि वो असेसिंग ऑफिसर को ये सेटिस्फाइड कर सके कि ये जो असेट है वो एक्सप्लेन्ड असेट है। ठीक है, 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच असेट वॉज सीज्ड, तो जिस मंथ के अंदर असेट सीज्ड हुई है उस मंथ की एंड से 30 days। ठीक है, तो उस मंथ के एंड से 30 days के अंदर वो अपना नेचर एंड सोर्स बताएगा, एंड आफ्टर एडजस्टिंग एनी एडजस्टिंग tax liability of the assessee with the prior approval of the CIT and CCIT, assets shall be released within the 120 days from the कंक्लूजन ऑफ सर्च अंडर सेक्शन 132। अब अगर असेसिंग ऑफिसर है वो सेटिस्फाइड हो गया उसके नेचर एंड सोर्स से एक्सप्लेन असेट के, उसको ये लगता है कि हाँ ये असेट एक्सप्लेन्ड असेट है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो उसकी जो एग्जिस्टिंग टैक्स लाइबिलिटी है, अभी जो उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है असेसी की, वो उन असेट से सेट ऑफ करेगा, एंड सेट ऑफ करने के बाद में वो CIT एंड CCIT के प्रायर अप्रूवल से उसको रिलीज़ कर देगा। ठीक है, एंड रिलीज कितने दिनों में करेगा, तो ये बोलता है 120 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ सर्च अंडर सेक्शन 132। तो जब भी सेक्शन 132 की सर्च कंक्लूड हुई है उसके विद इन 120 days है वो उसको रिमूव कर देगा या रिलीज कर देगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है अनएक्सप्लेन्ड असेट। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड असेट है या तो सीज की है IT अथॉरिटी ने या फिर उसको रेक्विजेशन लिया है उसका किसी और अथॉरिटी से, तो उस केस में क्या होगा अनएक्सप्लेन्ड असेट का, तो ये बोलता है कैन बी यूटिलाइज टू रिकवर द एग्जिस्टिंग टैक्स लाइबिलिटी एज वेल एज द न्यू लाइबिलिटी डिटरमाइंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 153A। तो अनएक्सप्लेन्ड असेट से 2 ट्रीटमेंट होंगे। फर्स्ट तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स लाइबिलिटी है उसका एडजस्टमेंट होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्सप्लेन्ड असेट से हमने एग्जिस्टिंग का सेट ऑफ कर लिया था, लेकिन हो सकता है कि हमारी जो एक्सप्लेन्ड असेट है वो इतनी नहीं थी कि जो भी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है वो सेट ऑफ हो सके, अभी भी कुछ लाइबिलिटी बचती है, तो उस केस के अंदर अनएक्सप्लेन्ड असेट से उसको सेट ऑफ होगा। उसके अलावा सेक्शन 153A का असेसमेंट जो होगा उससे अगर न्यू टैक्स लाइबिलिटी भी कोई अराइज होती है उसका सेट ऑफ भी अनएक्सप्लेन्ड असेट से होगा। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कुछ और नोट्स भी है। वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट यूटिलाइज द मनी अगेंस्ट द अबव लाइबिलिटीज। तो जो भी एग्जिस्टिंग और न्यू लाइबिलिटी है उसको सेट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम मनी का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मनी शॉर्ट पड़ जाता है तो जो भी असेट है सीज्ड या फिर जो भी रेक्विजेशन लिया है जिन असेट का, उनको बेच करके जो मनी रिकवर होगी उससे हम टैक्स लाइबिलिटी को सेट ऑफ करेंगे। अब ये दोनों डिस्चार्ज होने के बाद भी अगर कुछ अनएक्सप्लेन्ड असेट बचती है तो वो असेसी को रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये क्या बोलता है, एनी लाइबिलिटी अराइजिंग ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू द इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन शैल ऑल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम द सीज्ड असेट। तो अगर ITSC इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन का भी कोई लाइबिलिटी है तो वो भी इन सीज असेट से ही सेट ऑफ की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर ये पॉइंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने 3 अलग अलग प्रोविज़न देखे। पहला हमने देखा डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स का क्या होगा, दूसरा देखा हमने एक्सप्लेन्ड असेट के रिगार्डिंग, और तीसरा देखा हमने अनएक्सप्लेन्ड असेट के रिगार्डिंग।
अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक और, इंटरेस्ट पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी एसएससी को। ये किस अमाउंट पे होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और हम अच्छे से इसको रीड करेंगे। फर्स्ट ये बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पे द इंटरेस्ट एट द रेट 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द फॉलोइंग अमाउंट्स। ठीक है, 0.5% पे करेगी पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। कौन से अमाउंट पे करेगी, तो सबसे पहले ये बोलता है अमाउंट ऑफ मनी सीज्ड और रेक्विजेशन जो लिया है दोनों को ऐड कर लेंगे। जो भी मनी है उसका बोला है, ठीक है, जो भी मनी सीज किया है प्लस दूसरी अथॉरिटी से अगर रेक्विजेशन लिया है तो उन दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर कोई भी असेट बेचकर हमने मनी रिकवर की थी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, तो जो भी मनी आती है असेट को बेचने से वो यहाँ पे उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद में जो मनी हमने रिलीज़ कर दी, एक्सप्लेन्ड असेट एक्सप्लेन्ड मनी थी, उसको अगर हमने रिलीज़ कर दिया तो वो यहाँ से लेस हो जाएगी। उसके बाद में ये बोलता है एग्रीगेट अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट लाइबिलिटी, एंड उसके अलावा जो भी लाइबिलिटी को मीट करने के लिए हमें अमाउंट चाहिए उसको यहाँ से लेस कर देंगे। अब जो मनी बचती है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट 0.5% का इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट के पीरियड की। अब ये इंटरेस्ट का जो पीरियड है ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है, आपको इस चार्ट से एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या बोलता है, सबसे पहले यहाँ पे सर्च कंप्लीट होती है, उसके बाद में असेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, जब भी हमारी यहाँ पे सर्च कंप्लीट हुई वहाँ से हमें क्या करना है, 120 डेज़ देखना है। अब ये 120 डेज़ जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ से इंटरेस्ट का पीरियड स्टार्ट होगा। एंड कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमारा असेसमेंट अंडर सेक्शन 153A कंप्लीट होता है। तो इस पीरियड के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कहाँ से कहाँ तक, सर्च कंप्लीट होने के बाद में जहाँ पर 120 डेज़ एंड होते हैं वहाँ से स्टार्ट होगा, एंड जहाँ तक हमारा असेसमेंट कंप्लीट होता है 153A का, वहाँ तक इंटरेस्ट का पेमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे करेगी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आज का रिवीजन लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। थैंक यू।